ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी ब्राइड को देखते हैं जो कि लोगों से बचकर भाग रही थी, यानी कि उसके फियांसे के बॉडीगार्ड से। आज उसकी शादी है और ये शादी वो नहीं करना चाहती बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और के साथ लव करती है जिसका नाम फू होता है। वो फू का इंतजार कर रही थी, उसे कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी बिकॉज फू ने उसे वादा किया था कि आज वहाँ पर वो आएगा और उसे लेकर जाएगा या फिर सभी के सामने उसके साथ शादी करेगा ताकि जेनी को यहाँ पर किसी और पर्सन के साथ शादी न करनी पड़े। अब यहाँ पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए जेनी उसे ढूंढने के लिए हर एक जगह घूमना शुरू कर देती है। पूरे होटल में उसे ढूंढने लग जाती है। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं फू को जो कि यहाँ पर डेजी के सामने मेक आउट कर रहा होता है। डेजी उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता एक ना एक दिन यहाँ पर जेनी को हमारे बारे में पता चल जाएगा। फू कहते कि तो पता चलने दो ना, हमें क्या, हमें तो यहाँ पर मजे करने से मतलब है। ऐसे भी उसकी शादी किसी और घर में होने वाली है जिसके बाद तो अब हमें यहाँ पर छुप छुप कर मिलने की भी जरूरत नहीं है। इतने सालों से हम साथ में हैं, तो अब हम एक हो सकते हैं। और ये सारी बातें जेनी यहाँ पर बाहर से सुन रही होती है। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर फोम और साथ ही साथ डीजे मिलकर उसे कितने सालों से धोखा देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि फू ने उसे प्रॉमिस भी किया था कि दोनों फॉर एवर एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर उसे समझ आता कि वो दोनों मिलकर तो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करे और अब यहाँ पर फू का इंतजार कर कोई मतलब नहीं है। बेचारी तो वहाँ से जाने लग जाती है सदमे में बिकॉज वो पर्सन जिससे वो अपनी लाइफ से भी ज्यादा ट्रस्ट करती है उसी ने आज यहाँ पर उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है उसकी लाइफ का। गार्ड्स तब तक यहाँ पर जेनी को ढूंढ लेते एंड जेनी अब वहाँ से भागने की भी कोशिश नहीं करती है। वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेती है एंड शादी कर लेती है इस एम के साथ में कि अब यहाँ पर वो अपना रिवेंज लेगी। उसने यहाँ पर फू को जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ यहाँ पर फू से छीन कर रहेगी और इस बार फू उसे 1% भी बुली नहीं कर सकता है। एंड वो यहाँ पर इस शादी को कंप्लीट कर अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर हमें जेनी के हस्बैंड किम को दिखाया जाता है। एंड किम वेजिटेटिव फॉर्म में है, यानी कि उसकी बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है एंड फिलहाल वो कोमा में है और अब तक होश में नहीं आया है। इतने में वहाँ पर उसके कमरे में फू आ जाता है जिसे वो वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। फू कहता है कि अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ और ऐसे भी तुमने मेरे अंकल से शादी की है जो भी यहाँ पर फिलहाल कोमा में है और वेजिटेटिव स्टेट में, जिसका कोई मतलब नहीं है। बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी वेडिंग नाइट को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। जेनी उसे अपने आप से दूर कर लेती है। फू कहता है कि बेबी बात को समझो, मेरे अंकल के मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा और फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पर ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन जेनी उसे ऐसी बातें करने से मना कर रही होती है एंड अपने आप से यहाँ पर दूर कर लेती है। एंड यहाँ पर तो वो जेनी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। बेचारी जेनी अकेले कुछ नहीं कर पाती, वो उसे डराती भी है कि देखो अगर किम को ये सब कुछ पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा, वो तो अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता। लेकिन इतने में यहाँ पर किम की आंखें खुल जाती है और डर के मारे तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। जेनी तुरंत यहाँ पर सभी को बुलाने लग जाती है। स्टाफ यहाँ कर आकर बताती है कि मैडम ये पहली बार नहीं है जहाँ पर सर ने अपनी आईज को ओपन किया। वो बीच बीच में अपनी आंखें खोलते हैं लेकिन इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स उनकी बॉडी नहीं दे पाती। डॉक्टर्स का भी कहना है कि उनका बच पाना और पुराने स्टेट में आना बहुत मुश्किल है और सब बताकर वहाँ से वो चली जाती है। जेनी यहाँ पर जेन्युइनली चाहती है कि किम उठ जाए, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए बिकॉज उसे पता है कि किम के ना होते हुए सब कुछ यहाँ पर फू के हाथों लग जाएगा और फू किम की मेहनती चीज़ों का मिसयूज करेगा और बेचारे किम की सभी मेहनत पानी में फिर जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग सभी एक साथ बैठे हुए थे जहाँ पर मदर इन लॉ जेनी से कह रही होती है कि होपफुली कल रात तुम्हें चैन की नींद आई होगी। जेनी मनी मन यहाँ पर सोच रही थी कि चैन की, मैंने तो सबसे बेस्ट नाप लिया है, वो भी सबसे बेस्ट पिलो पर जो कि यहाँ पर किम का नेकेड चेस्ट होता है। वही दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आंटी ने जेनी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन से रखे थे। जेनी को यहाँ पर वो अपना कीमती एंड सिस्टर्स का दिया हुआ चेट का ब्रेसलेट देती है एंड उसे बताती है कि उन्हें जेनी से कितनी एक्सपेक्टेशंस है कि वो बहुत जल्दी उसे एक ग्रैंड चाइल्ड देगी। ये सुनते यहाँ पर अंकल ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते कि मॉम आपको लगता है पता नहीं है कि आपका बेटा अभी भी वेजिटेटिव फॉर्म में है, विच मीन्स बच्चे पैदा कर पाना मुश्किल है। एंड उसकी वाइफ कहती कि सही कहा, अगर हम आईवीएफ के थ्रू भी ये सब कुछ करते हैं तो फिर यहाँ पर जेनी की स्टडीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो बेचारी प्रेग्नेंट होकर अपना ध्यान रखेगी या पढ़ाई पर ध्यान देगी। एंड ये दोनों मन ही मन नहीं चाहते थे
कि किम या किम के वारिस को ये सब कुछ मिले। बट यहाँ पर आंटी को पता होता है कि अगर किम ना ही सही, एटलीस्ट किम का बच्चा, भले वो डॉटर हो या सन हो, उन्हें उनकी हक की इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए। आंटी यहाँ पर जेनी से पूछती है कि आखिर जेनी का क्या कहना है इन चीज़ों में। जेनी को जवाब नहीं दे पाती एंड आंटी यहाँ पर जेनी से प्रॉमिस करती है कि अगर ऐसा होता है तो जेनी को यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए उसका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उसकी जो भी चीज़ें होंगी वो सब एक परिवार वाले करेंगे और साथ ही साथ उसके फादर का इलाज भी एक स्पेशल तरीके से होगा। उन्हें कभी किसी चीज़ से कमी महसूस नहीं होगी और कंपनी के शेयर्स भी दिए जाएंगे। इतना सब कुछ सुनने पर तो यहाँ पर वो अंकल पूरा का पूरा डिसएग्री करने लग जाते हैं। और अंकल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखिए वो अभी भी छोटी है, उस पर इतना प्रेशराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जेनी कह देती कि वो ज़रूर इस चीज़ पर फोकस करेगी और ये सुनकर तो अंकल आंटी की चिल उठती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जेनी को अच्छा नहीं लग रहा था, उससे गिल्टी फील हो रहा था कि वो यहाँ पर किम के परमिशन के बिना उसकी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है एंड वो उससे सॉरी बोलकर सोने लगती है। एंड हम यहाँ पर देखते किम को, जो कि शायद से उसकी सभी बातें सुन पा रहा था। उसकी आंखें तो खुलती भी है लेकिन साथ साथ उसके फिंगर्स भी थोड़ी बहुत मूव होने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड यहाँ पर आ जाता है फू जेनी से मिलने के लिए। वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है एंड कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर इतने सालों से मुझे अपने आप को टच तक करने नहीं दिया एंड तुम एक बच्चे को बर्थ देने वाली हो, वो भी मेरे अंकल के बच्चे को। जेनी कहते हैं कि इसमें गुस्सा करने वाली बात कौन सी है, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ, इसमें तुम मुझे यहाँ पर कोई सजेशन देने वाले होते कौन हो। वो कहता है कि कम ऑन, तुम्हें भी पता है कि अंकल की स्टेट क्या है, अगर तुम्हें उन्हीं सभी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, हम दोनों भी तो मिलकर बच्चा पाल सकते हैं, मुझ में यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा भूलकर वो उसके क्लोज आने लग जाता है एंड जेनी यहाँ पर उसे थप्पड़ मारकर अपने आप से दूर करती है, ये कहते हुए कि बस हो गया, कल रात को तुमने बदतमीजी की और अभी भी कर रहे हो। अच्छे से देखो कि अब मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंटी कहलाऊंगी, इसलिए मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करो। वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर बच्चे पाल सकती हो। वह दूसर होती है जेनी, जो कि एवरीडे यहाँ पर किम का ध्यान रखती है और कोशिश करती रहती है। वह दूसरे यहाँ पर किम की आंखें वापस से खुल जाती है। जेनी सोचती कि न जाने यहाँ पर वो अपनी आंखों से कुछ बताना चाह रहा हो, क्या पता उसे कुछ इमोशंस हो जो कि हिडन हो। एंड इतने में यहाँ पर वह शार लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम किम को देखते हैं, जो कि इस बार अपनी एंटायर बॉडी को शेक कर पा रहा था। वो यहाँ तक कि उठ के बैठ भी जाता है एंड जैसे ही जेनी बाहर निकलती है नहा के, वो तो एज यूजुअल बिना कपड़ों के निकल रही थी एंड जब वो किम को देखते जोर से चिल्लाने लग जाती है। किम यहाँ कंप्लीट कंफ्यूज की आखिर ये लड़की है कौन। वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम हो कौन एंड चिल्ला कर यहाँ पर वो सभी को बुलाने लग जाती है। डॉक्टर्स भी तुरंत ही आ जाते हैं एंड ये सब कुछ यहाँ पर उन्हें एक मिरेकल लग रहा होता है, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्टेशंस 0.1% भी नहीं रखी थी कि शायद से यहाँ पर किम के ठीक होने के चांसेस भी है। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी तो इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि वो रोना शुरू कर देती है और रोते रोते बेचारी आंटी बेहोश तक हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किम यहाँ पर स्टाफ से जेनी के बारे में पूछने लग जाता है कि ये लड़की कौन है। स्टाफ यहाँ पर किम को बताती है कि वो आपकी वाइफ है, जब आप वेजिटेटिव स्टेट में थे तब इनकी शादी आपसे हो चुकी है। किम कहने लगे थे कि न जाने मैं कौन से ज़माने में जी रहा हूँ, मैं तो अपने सेंसेस में था नहीं, तो ये शादी एक लीगल शादी में नहीं कन्वर्ट हो सकती है। ज़रूर इसने शादी के बदले ढेर सारी चीज़ों का डिमांड किया होगा, इस लड़की से कहो कि यहाँ से चली जाए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है। जेनी सोचती कि 2 महीने से मैं इस गधे का ध्यान रख रही हूँ और ये मुझे अब घर से बाहर निकालने चाहता है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जिसके बाद में यहाँ पर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते। जेनी वहाँ कर आती है एंड आकर अपना इंट्रोडक्शन देने वाली थी, लेकिन किम तो उसे शुरुआत में ही रोक लेता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है और अपने बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं तुम में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद से तुम मेरे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हो गई होगी, लेकिन ना, अच्छा ऑप्शन है अबॉर्शन का, इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि तुम प्रेग्नेंट हो तो इस वजह से तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। स्टाफ यहाँ पर किम से कहती है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए, आपकी मॉम इस बेबी को लेकर एक्साइटेड है, वो चाहती है कि ये सब कुछ हो। बट किम कह देता है कि वो नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो और उसकी परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जेनी उसे कहती है कि चुप करो, मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं हूँ, समझ गए तुम किम। किम कहता है कि मुझे मेरे नाम से बुलाना बंद करो। वो कहती है कि क्यों, नाम से नहीं तो क्या तुम्हें हस्बैंड कहकर बुलाओ, वो तुम्हें चलेगा, बिकॉज मैं तो तुम्हें हस्बैंड बुलाना भी नहीं चाहती।
एंड अपसेट होकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ किम उसे बताते कि कुछ दिनों में डिवोर्स पेपर्स रेडी हो जाएंगे। वो कहते कि ठीक है किम, जब हो जाएंगे तब बता देना, आ जाऊंगी साइन करने के लिए। एंड वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जनी होती है, जो कि गायना के पास चली जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए। एंड गायना को उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि उसे प्रेग्नेंट हुए 1.5 मंथ्स हो चुके। और ये सुनते यहाँ पर जनी हैरान हो जाती है। गायना को उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है एंड ढेर सारा आराम करने के लिए बोलती है। पर जेनी को यहाँ पर किम की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर किम ने जेनी को ऑप्शन दिया था कि वो मेडिकल वाले वे में अबॉर्शन करवाना चाहती है या फिर नेचुरल अबॉर्शन करवाना चाहती है। वो डॉक्टर से कहती है कि व्हाट इफ उसे ये चाइल्ड नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए। रात के समय जेनी यहाँ पर घर पर आती है, जहाँ पर वो किम को सोफा पर सोना देखती है एंड सोचती है कि सोते हुए ठीक था, कम से कम बोला बाला इनोसेंट तो नजर आ रहा था। उठते ही से यहाँ पर बच्चों की तरफ बड़बड़ाना शुरू करते हैं एंड जाकर यहाँ पर वो उसे शॉल से उड़ाने लग जाती है। वही दूसरी ओर जेनी की नजर पड़ जाती है एक फोटोग्राफ कर, जिसके अंदर एक लड़की थी। तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से वही लड़की है जिसे यहाँ पर किम पसंद करता है। किम की नींद यहाँ पर खुल जाती है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते कि माफ़ करना, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर ब्लैंकेट उठा रही थी और ये तस्वीर मेरे हाथ लग गई। किम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को मेरी परमिशन के बिना छूने की। जेरी बोलते कि छोड़ो मुझे, गलती से हुआ, ऐसे भी कोई प्रीशियस चीज़ थोड़ी ना थी। किम कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब से तुम यहाँ पर कमरे में बंद रहोगी और तुम हंगर स्ट्राइक पे जा रही हो। ऐसे कहकर वो उसे दरवाजे के अंदर बंद कर देता है। स्टाफ भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती एंड वो तो उसे कम्प्लीटली 3 दिन के लिए लॉक करने वाला है। जनी सोचते कि आखिर उसने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया, उसे सिर्फ एक लड़की की फोटो ही तो देखिए, आखिर वो लड़की कौन है जिसे लेकर यहाँ पर ये इतना ज्यादा पोसेसिव हो जा रहा है। एंड वही दूसरी होती है आंटी, जहाँ पर मदर इन लॉ के आने पर जनी को फाइनली पानी दिया जाता है। वो किम को देखते किम के ऊपर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ है, क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो। किम कहता है कि खुश रहिए, आप हो उसकी वजह से मैंने उसकी जान नहीं ली है, जो गलती उसने की है उसके लिए तो उसकी जान लेना ही सही है। आंटी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, उसे कह देते कि देखो तुम चाहे कितने भी नखरे क्यों ना कर लो, कितने भी जिद क्यों ना रख लो, ये शादी मैंने तुम्हारी करवाई है जो कि टूटने से रही। तुम यहाँ पर जेनी को कभी डिवोर्स नहीं दे सकते। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी चली जाती है किम के पास में, जहाँ पर वो उसे डिवोर्स के बारे में बात करने लग जाती है, बिकॉज वो एक ऐसे प्लेस पर नहीं रहना चाहती जहाँ पर उसे दिन भर दिन डर डर कर जीना पड़े। किम कहता है कि तुम्हें बड़ी खाई है मुझसे डिवोर्स लेने की। जेनी क्लियरली कह देती है कि वो एक इविल पर्सन के साथ नहीं रह सकती जो कि सबका बस बुरा चाहता हो और इतना ज़्यादा सेल्फिश हो। किम कहते हैं कि पहली बात, तुम्हारी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, और ऐसे भी अब जब तुमने कह ही दिया है कि मेरे साथ रहना तुम्हारी सबसे बड़ी पनिशमेंट है, तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट चेंज करता हूँ एंड तुम इस मैरिज को कभी डिसॉल्व नहीं कर पाओगी मेरी परमिशन के बिना, तो कभी भी नहीं। जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है एंड जेनी समझ जाती है कि उसे कुछ ना कुछ रास्ता तो देखना होगा। जेनी डॉक्टर के पास जाती है अपने रिपोर्ट्स लेने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर उसे हैप्पीली बता रही होती है कि जेनी के जो ट्विंस है वो कम्प्लीटली ऑलराइट है एंड बेबीज एकदम हेल्दी है। जेनी यहाँ पर उनसे पूछती है कि क्या अभी ये मौका है जहाँ पर मैं बच्चों को अबॉर्ट कर सकती हूँ। अब सच अगर डॉक्टर बताते कि हाँ मौका तो है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, असल में तुम ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो एंड इस चीज़ का अबॉर्शन करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर प्रेगनेंसी को भी इम्पैक्ट कर सकती है। हो सकता है कि शायद से यहाँ पर तुम्हारे आगे जाकर प्रेग्नेंट होने के चांसेस 0 हो जाए। और ये सुनकर यहाँ पर जेनी ओवरथिंक करने लग जाती है, बिकॉज अब उसके पास इसके अलावा और कोई मौका नहीं है एक माँ बनने का। जेनी रिपोर्ट लेकर जा रही होती है और वो बेचारी यही सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, बिकॉज एक ना एक दिन किम को पता चल जाएगा एंड न जाने यहाँ पर उन्हें कौन सा मजबूरन कोई स्टेप्स लेना पड़ जाए। तब तक उससे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है उसके फादर की सिचुएशन के बारे में जो कि क्रिटिकल हो चुकी थी। और ये सुनते यहाँ पर जेनी घबरा जाती है एंड यहाँ पर अंकल को घर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर जेनी घर पहुँच जाती है अपने डैड से मिलने के लिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उनकी वाइफ को जो कि आराम से लिपस्टिक लगा रही होती है, जैसे कि उन्हें अपने पति के मरने का कोई फर्क पड़ता ही ना हो। जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो जाए, बिकॉज उसके डैड एक ऐसी कंडीशन में थे जो कि धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, जैसे पॉजिटिवली जा रही थी, तो अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया।
आंटी बोलती कि देखो बेटा, सब कुछ यहाँ पर पैसे से चलता है। पैसे दोगे तब जाकर ट्रीटमेंट होगा ना, पैसे नहीं है तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू थोड़ी ना हो सकते हैं। जेनी को गुस्सा आ जाता है, वो आंटी को चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डाउरी में जितने भी पैसे मिले थे, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी, वो सब कुछ मैंने आपको दी थी डैड का इलाज करवाने के लिए, तो इतने सारे पैसे ऐसे कैसे खत्म हो सकते हैं? इतने तो उनके एक्सपेंसेस भी नहीं थे। आंटी बोलते कि तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम्हारे डैड को ट्रीट करना ही हमारा काम है? लगता है तुम भूल रही हो, तुम्हारे डैड की कंपनी के ऊपर 800 मिलियन का थेफ्ट पड़ा हुआ है। अब लोन कलेक्टर्स कलेक्ट करने आएंगे तो हम उन्हें देंगे ही ना, हम अपनी जिंदगी के साथ छेड़खानी क्यों करें? ऐसे भी तुम्हारी डैड की इलनेस ठीक नहीं होने वाली, उनका जिंदा रहकर क्या ही हो जाएगा। और तुम सबसे पहले अपनी चिंता करो कि तुम्हारे डैड जिस दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, उसके बाद में तुम क्या करोगी? तुम उस 800 मिलियन का रीपे कैसे कर पाओगी? ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाती हैं। इतने में यहाँ पर धीरे धीरे अंकल होश में आने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी, डैड आप प्लीज यहाँ पर उनकी बात पर बिलीव मत कीजिए, आपके डिजीज जरूर क्योर हो सकती है। अंकल यहाँ पर कहते कि माफ करना, सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, तुम अपने बच्चे पैदा कर लो और अपनी लाइफ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जियो। एंड तब यहाँ पर जेनी अपने डैड को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके डैड को थोड़ा होल्ड करना होगा और अपने बच्चों को देखना होगा। लेकिन यही गुड न्यूज़ अंकल की आखिरी न्यूज़ होती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, जहाँ पर जेनी रोना शुरू कर देती है। एंड उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ उसके बेबी ही उसके आखिरी फैमिली मेम्बर्स बचे, जो कि उसका साथ है, उसका हौसला है। अब उसके डैड भी नहीं रहे हैं एंड उसे यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी होगी। एंड यहाँ पर जेनी ठान लेती है कि वो बेबीज को अबॉर्ट नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रहेगी, भले इसके लिए यहाँ पर उससे झगड़ना क्यों ना पड़ जाए किम से, या फिर अपनी लिमिट्स को क्रॉस क्यों ना करना पड़े। जेनी जब यहाँ पर घर पर वापस लौटती है तो वो देखती है कि घर पर तो यहाँ पर पार्टी हो रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आता। लोग यहाँ पर जेनी को नहीं पहचान पाते, उन्हें लगने लग जाता है कि किम फैमिली इतनी बड़ी है कि वहाँ की मेड्स भी कितनी प्रिटी नजर आती है। जेनी यहाँ पर किम से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। किम ने कहता है कि वो क्या है ना, शीन का आज बर्थडे, इसलिए हम सब सेलिब्रेट करें, तो तुम्हें मूड को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तभी यहाँ पर शीन जेनी के पास चली जाती है, कहती है कि कैसा लग रहा है एक सब्स्टिट्यूट बनकर, बिकॉज इन दी एंड यहाँ पर मैं और किम तो एक ही होने वाले हैं। जेनी यहाँ पर उससे कहती थी कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही डेल्यूलू वर्ल्ड में जी रही हो। शीन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उससे नीचे दिखाने लग जाती कि जेनी, तुम्हें क्या लगता है कि किम तुम्हारी बातों में आ जाएगा? वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, फिजिकली, मेंटली या इमोशनली भी नहीं। जेनी बोलती कि अच्छी बात है, तुम्हें ऐसे भी यहाँ पर अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, पर शीन को गुस्सा आता है कि वो उसकी परमिशन के बिना कैसे जा सकती है, तो वो उसे हाथ लगाकर रोकती है। एंड जेनी यहाँ पर वाइन की बोतल को तोड़ती है एंड कहती है कि इस बार तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार से मुझे हाथ भी लगाया तो ध्यान रखना, ये बोतल के एजेस तुम्हारे गले के पास होंगे। तुम दोनों मिलकर चाहे कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी लाइफ पीसफुली जीनी है। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। शीन तो कम्प्लीटली घबरा जाती है एंड आकर यहाँ पर किम से कंप्लेन करने लगती है। वह दूसरी ओर किम तो ये सोच रहा था कि आखिर जेनी का क्या इरादा है इस घर में आने का और मुझसे शादी करने का। वही यहाँ पर आए हुए गेस्ट आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर कुछ लोगों को जेनी के फादर के डेथ के बारे में पता होता है। एंड तभी यहाँ पर सोच रहे थे कि इतनी शांत इनोसेंट जेनी इतनी फायर जैसी फ्यूरियस भी हो सकती है। शीन कहती कि माफ करना किम, मुझे नहीं पता था उसके फादर की डेथ हुई है। एंड किम यहाँ पर शीन को वार्निंग देता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि जेनी को बुली कर सकता हूँ और किसी का हक नहीं बनता उसे बुली करने का या उसे डिसरिस्पेक्ट करने का। शीन कहते कि लेकिन तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों करो। एंड यहाँ पर किम उसे सवाल जवाब करने से मना करता है एंड वहाँ से चला जाता है। सभी लोग तो यही तारीफ कर रहे होते हैं कि देखा इन दी एंड यहाँ पर ये हस्बैंड अपनी वाइफ की कितनी चिंता करता है, उसे जानने की कितनी फिक्र है। और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर शीन को गुस्सा आ रहा था। जेनी यहाँ पर कमरे में बैठकर रो रही थी, जहाँ पर किम आकर उससे बता रहा होता है कि जिस वाइन की बोतल तुमने तोड़ी है उसका वर्थ 8 मिलियन है। जेनी बोलती कि क्यों, क्या तुम अब ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें वो पैसा रीपे करूँ? किम बोलने लग जाता कि मैं तुम्हें तो बस वार्निंग देने आया था, इस बार मैं छोड़ जाऊँ, पर अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने घर की कोई चीज़ तोड़ी तो उसका रीपे तुम्हें करना पड़ेगा। इतना बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर जानी और रोना शुरू कर देती है। एंड जाने से पहले यहाँ पर किम स्टाफ से कहता है कि ठंड पड़ रही है, मैडम के लिए जिंजर सूप बनाकर लेकर आ जाओ।
जेनी यहाँ पर नेक्स्ट डे होती है अपने डैड के केबिन में, जहाँ पर मिस्टर वैंग आकर उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हारे लिए 8 अलग शॉप्स और एक इम्पोर्टेंट एसेट छोड़ कर गए हैं। जेनी इतना सब कुछ देखकर हैरान थी। वो सोचती कि अगर डैड के पास इतना सब कुछ था तो फिर उन्होंने ये सब कुछ सेल कर कर अपना इलाज क्यों नहीं करवाया। मिस्टर वैंग कहते कि देखो, उन्हें अपनी आप की परवाह नहीं है, बट तुम्हारे फ्यूचर की ज़रूर परवाह है। ये कंपनी भी तुम्हारे नाम पर है, लेकिन बस प्रॉब्लम की ये बात है कि कंपनी फिलहाल लॉस में चल रही है। जेनी लॉस का अंदाज़ा लगाने के लिए कहते हैं, तब मिस्टर वैंग उससे बताते कि लगभग 800 मिलियन उन्हें रीपे करने हैं। और ये सुनते यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा लोन तो यहाँ पर बैंक भी इंटरेस्ट पर देगा नहीं, क्योंकि कंपनी लॉस में जो जा रही है। वो उसे समझाने लग जाता है कि वो न्यू प्रोजेक्ट्स ले सकती है एंड साथ साथ यहाँ पर अलग से मनी लैंड भी कर सकती है, अगर कोई देने के लिए राजी हो तो। किम यहाँ पर अपनी वॉकिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, वही दोस्त यहाँ पर उसका स्टाफ आकर जेनी की डेप्थ के बारे में बताने लग जाता है। किम तुरंत यहाँ पर उसे 800 मिलियन रेडी करने के लिए कह देता है, ताकि जेनी आकर उसे पैक करे और तब जाकर यहाँ पर वो उसे पैसे दे। हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर वैंग को, जो कि यहाँ पर जेनी को ड्रेस दे रहे होते एक मीटिंग के लिए, जहाँ पर जाकर वो अपने मनी को सेटल डाउन कर सकती है। जेनी कहती कि ड्रेस की क्या जरूरत है। मिस्टर वैंग कहते कि बात को समझो, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। एंड वो ड्रेस यहाँ पर जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर काम के लिए उसे पहनना तो पड़ेगा ही। तब तक ये खबर असिस्टेंट तक पहुँच जाती है एंड आकर यहाँ पर वो किम को बताने लग जाता है, जिसे सुनकर यहाँ पर किम डाउट होने लग जाता है कि कहीं जेनी कोई गलत कदम ना उठा ले। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या मैं मैडम को रोकूं, बट किम मना कर देता है। एंड वो बस देखना चाहता था कि इसके पीठ पीछे जेनी कोई गलत कदम उठाती है या फिर नहीं। जेनी वहाँ पर घर पर आती है, जहाँ पर किम उसे अपने पास बुलाता है, बट जेनी दूर से पूछती कि बोलो क्या बात है। किम कहता है कि मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, चुपचाप मेरे पास आओ। और यहाँ पर उसे अल्कोहल की स्मेल आने लग जाती है, जहाँ पर वो उस पर ढेर सारे डाउट्स करना शुरू कर देता है और ज़बरदस्ती उसे अपनी लैप पे बैठा भी देता है। जेनी उसे क्लियरली कह देती कि उसने नहीं ड्रिंक किया, वो जिन लोगों के साथ थी उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखा है, इसलिए अल्कोहल की स्मेल उसमें से भी आ रही है। एंड यहाँ पर किम को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे कह रहा था कि तुम में कोई शर्म नाम की चीज़ होनी चाहिए, तुम एक रिच एंड क्लासी लेडी हो और इसके बाद में भी यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो, तुम एक रिच पर्सन की वाइफ हो। एंड जेनी उसे कहती कि चुप करो, मुझे तुम्हारी रिचनेस नहीं देखना, तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी वाइफ हूँ जिसे तुम कभी भी बुली कर सकते हो, लेकिन मैं अपने पैसों का बंदोबस्त खुद कर लूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। वह दूसरा असिस्टेंट यहाँ पर किम को कॉल कर सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा था। जेनी यहाँ पर डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए, एंड अभी भी यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिवली जा रही थी। एंड जेनी को पता था कि आज ही तो कल अगर ये बात किम को पता चल जाएगी तो उसके बेबीज को खतरे हो सकते हैं। वो घर पर जाती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उससे अपडेट मांग रही थी। जेनी घबरा रही होती है कुछ भी बताने से। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे कैसे कुछ नहीं बोल सकती, शादी को इतना टाइम हो गया, तुमने मुझसे वादा किया था, अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें प्रॉमिस भी नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोलकर नाराज होकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड तब तक वहाँ पर किम आ जाता है, जो कि जेनी को वार्निंग दे रहा था कि मैं तुम्हें अभी से बता कर रख रहा हूँ, अगर तुम मेरे बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुई तो मैं तुम्हें बता कर रख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर उनका अपने हाथों से गला घोट कर मौत कर दूंगा। जेनी कहती कि चुप करो, अगर वो तुम्हारे बच्चे तो वो मेरे भी बच्चे, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई भी तो मेरा पूरा हक बनता है इन चीज़ों को डिसाइड करने का, ना कि तुम्हारा, बिकॉज बच्चे मेरे पेट में ना कि तुम्हारे पेट में। एंड गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर डर डर कर जी रही होती है। डॉक्टर से वो जब मेडिसिन लेकर आती है तब स्टाफ उसे पूछते कि इतनी सारी मेडिसिन। जेनी बहाने मार देती है एंड अंदर क्या चली जाती है, जहाँ पर उसे सब कुछ परिवार वालों से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि गलती से भी किम को अगर इन बातों में पता चला तो बच्चे के साथ साथ जेनी की भी जान जा सकती है। तब तक यहाँ पर जेनी के पास रिच पर्सन्स की डिटेल एंड लिस्ट आ जाती है, जिसमें किम का नाम टॉप 1 पे होता है। एंड जेनी को ये भी पता था कि भले वो कितना भी रिच क्यों ना हो, वो उससे मदद नहीं मांगने वाली है। जेनी यहाँ पर बाकी के लिस्ट में से लोगों को कॉल कर अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देना चाहती थी, पर कोई भी यहाँ पर लीस्ट इंटरेस्टेड था उसकी बातों को सुनने के लिए। एंड वो पूरी की पूरी परेशान हो जाती कि आखिर वो उन सभी लोन को कब रिपे कर पाएगी। यहाँ पर किम होता है, जो कि जेनी को टेंशन में देखकर खुद यहाँ पर अपसेट फील कर रहा था, और उसे इसी बात का गुस्सा आ रहा होता है कि उदास यहाँ पर जेनी है एंड फील यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे हो रहा है।
इतने में वो कुछ ग्रुप्स में होता है, जिस ग्रुप में यहाँ पर लोग जेनी की कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। एंड किम यही सोच रहा था कि वो हर किसी के पास जा सकती है लेकिन मेरे पास नहीं आ सकती मदद मांगने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी को एक एनोमिनस पर्सन से मिला जाता है जो कि उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जेनी को लगता है कि शायद से कोई फेक पर्सन होगा जो कि स्कैम करना चाहता है, इसलिए वो लिख देती कि मेरे पास यहाँ पर स्कैमर्स के साथ टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो स्कैमर कहता है कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो, अगर नहीं रखती तो अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। जेनी सोचती है कि अकाउंट नंबर शेयर करने से क्या ही हो जाएगा, तो वो उसका नंबर शेयर कर देती है एंड उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर उसे उस एनोमिनस पर्सन पर भरोसा होने लग जाता है। वो उसे पूछते कि बताओ कि आखिर हमें कैसे कॉर्पोरेट करना है एंड वो एनोमिनस पर्सन यहाँ पर उसे एक एड्रेस ही देता है जहाँ पर वो उसे अकेले आने के लिए कहता है। जेनी खुश हो जाती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर धीरे धीरे कर सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे एंड चीजें सॉर्ट होती जाएंगी। जेनी जब वहाँ से जा रही होती है तब किम उसे रोक लेता है एंड कहता है कि आज रात फैमिली डिनर है तो मैं रुकना पड़ेगा। जेनी कहती है कि माफ करना, मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है ऑफिस से काम से, तो मैं ऐसे अटेंड नहीं कर सकती। किम कहता है कि ठीक है, होपफुली तुम यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन ध्यान रहे तुम इस घर की बहू हो और अगर तुमने झूठ मुझसे कहा है तो फिर बहुत बुरा होगा। एंड जेनी वहाँ से चली जाती मिस्टर एक्स से मिलने के लिए। जेनी उस लोकेशन में पहुंचती है मिस्टर एक्स को मिलने के लिए और मिस्टर एक्स कोई नहीं बल्कि यहाँ पर किम ही होता है। वो किम को देखकर पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किम मुझसे कहते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि मुझसे झूठ बोला नहीं। जेनी कहती है कि मैंने कुछ झूठ नहीं कहा है, मैं अपनी डील साइन करने के लिए यहाँ पर आई थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो एनोमिनस पर्सन एक्स तुम रहोगे। एंड वहाँ से वो जाने लगती है। किम मुझसे रुकता है एंड अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, बट जेनी डिनाई कर देती है, ये बोलते हुए कि वो ड्रिंक नहीं करती और ना ही करना चाहती है। लेकिन किम जबरदस्ती उसे रोक लेता है एंड बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। जेनी उससे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। किम कहता है कि नहीं, तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि ऐसे कह रहे कोई ऐरा कह रहा तुम्हें बुला लेगा और तुम चली जाओगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो, मेरे बदले कोई और होता तो यही सब कुछ करता। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वो इसी चीज़ को लेकर शर्मा रहा था, लेकिन उसे तो यहाँ पर बुरा फील करने की ज़रूरत है बिकॉज उसने जेनी के परमिशन के बिना ये सब कुछ जो किया है। तब तक वहाँ पर शीना आ जाती है कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर एंड यहाँ पर वो किम को दिखाने लगती है एंड ये सब कुछ होती है जेनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, जिसे देखकर यहाँ पर किम हैरान हो जाता है और किम का सारा कचरा डाउट चला जाता है फू पर। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। शीन उसके गले पर हिकी का निशान नोटिस करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो जेनी ने यहाँ पर उसे बाइट किया हुआ है। शीन कहती कि देखा, ये लड़की तो बहुत पहले से चालाक थी, उसे जानबूझकर यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी की है सिर्फ तुम्हारी सारी असेट्स और प्रॉपर्टी के लिए। वो तुम्हारे से शादी करने से पहले फू को डेट कर रही थी एंड इसके बाद में उसे पता था कि तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो, इसलिए मौके का फायदा उठाना चाहते दोनों मिलकर, और अब तो वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी है। किम को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो शीन को भी गुस्से में वहाँ से भेजकर अपने स्टाफ को कॉल लगाकर जेनी को जबरदस्ती हॉस्पिटल भेजने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर उसे जबरदस्ती खींचकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसका एबॉर्शन करवाने वाले हैं। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है एंड जेनी को समझ आ जाता है कि किम को सारी बातें पता चल चुकी है और किम ने जो कहा था वही हो रहा है। उसने कहा था कि वो उसका एबॉर्शन करवा कर रहेगा, जो कि अभी वो करा रहा होता है। वो उसे बहुत बेग करती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन किम उसकी बातें सुने बगैर वहाँ से चला जाता है एंड जेनी के साथ साथ यहाँ पर फू को भी सजा दी जाती है, जहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि फू अब तुम्हारे बच्चे का नाम और निशान नहीं बचेगा। ये सुनकर यहाँ पर फू को कुछ समझ नहीं आता। वो कहने लग जाता है कि इम्पॉसिबल, जेनी मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था, वो जरूर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। किम यहाँ पर फू से कहता है कि कब तक नाटक करोगे अपने आप को बचाने के लिए। फू बोलता है कि प्लीज मुझ पर भरोसा करो, आज तक उसने मुझे अपने आप को टच तक नहीं करने दिया, आखिर वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रही है, वो अपने साथ साथ यहाँ पर मुझे भी ले डूबना चाहती है। लेकिन किम को उस पर भरोसा नहीं होता। तब तक वहाँ पर स्टाफ आती है जो बताती है कि प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर मैडम को आराम करना चाहिए। वो लोग उसे लेकर जाने लग जाते हैं एंड किम यहाँ पर फू से कहता है कि बस तुम्हारी निशानी मिट चुकी है, नेक्स्ट टाइम से जेनी के पास ही मत नजर आना। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो लोग प्रोसीजर को शुरू करने वाले थे जेनी को एनेस्थीसिया देते हुए, इसके पहले यहाँ पर जेनी उठ जाती है और सीजर लेकर अपने गले पर लगा देती है। डॉक्टर्स और सभी उसे समझाने की कोशिश करते कि ये बहुत खतरे वाली चीज़ है। जेनी बोलते कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी अगर तुम मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर दोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, पहाड़ों से कूदने से तो अच्छा ही है कि मैं अभी के अभी यहाँ पर अपनी जान दे दूँ।
वो डॉक्टर्स उसे रोकते एंड जेनी नील डाउन कर उनसे रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मैं किम को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी तुम भी एक वुमन हो तो मैं दर्द समझ सकती हूँ। मैं इन बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एज अ फैमिली एक बच्चे ही है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। एंड वो डॉक्टर उस पर दया खाकर उसे छोड़ देती है। इतने में यहाँ पर फुआ आ जाता है जेनी के पास में। वो कहते हैं कि देखा, उसने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मेरे साथ हाथ जोड़ लो, हम दोनों मिलकर यहाँ पर किम को जान से मार देंगे। वो तुम्हें बुली नहीं करेगा और ना ही मुझे परेशान करेगा, जिसके बाद हम जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर जेनी के सेंसेस में आ रही थी कि बात तो सही है, अगर किम ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। वो बताने लग जाते कि मेरे मॉम डैड भी इसमें मेरा साथ देंगे, हम सब चैन की जिंदगी जी सकते हैं। जेनी बोलती कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, ये सभी कांड कर दूँ और उसके बाद में तुम फैमिली मेंबर्स मिलकर सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दो और बाद में तुम एंजॉय करोगे। फू कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जेनी बोलती कि मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारे काले फेस को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आखिर तुम क्या क्या नहीं कर चुके हो। बट यहाँ पर फू से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, बिकॉज अगर हम एक साथ आ गए, अलायंस क्रिएट हो गया, तो हम यहाँ पर किम को नीचे ला सकते हैं। जेनी यहाँ पर अपनी पार्किंग कर रही होती है दरवाजा बंद कर स्टाफ यहाँ पर किम को बताती है एंड यहाँ पर जेनी किम से डिवोर्स के लिए कहने लगती है। किम कहता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स की रिकॉर्डिंग पहले ही कह दिया था। जेनी बोलती कि तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, समझ जाओ कि मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्टाफ कहते कि सर प्लीज़ आप मैम की बातों पर विश्वास मत कीजिए, उन्होंने अभी अभी बच्चे को खोया, उनका इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा होगा। लेकिन जेनी कहती कि नहीं, मैं सुधरी हुई इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ किम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम मुझे छोड़ दो तो, वरना क्या पता यहाँ पर रहकर मैं तुम्हारी जान ले लूँ। किम कहता है कि ठीक है, अगर लेना चाहती तो अच्छे से रहना, मेक श्योर करना कि यहाँ पर मैं जिंदा ना बच सकूँ। ऐसे कहकर वहाँ से वो चला जाता है एंड जेनी बेचारी कंफ्यूज्ड कि आखिर वो करे तो करे क्या। मिस्टर वैंग यहाँ पर जेनी को ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर वे जेनी को खुशखबरी देने लग जाते हैं कि अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर है जो कि उनकी एंटायर कंपनी को 1 बिलियन में खरीदना चाहता है। ये सुनकर जेनी खुश हो जाती है कि वो अपने लॉसेस के लिए पे भी कर पाएंगे और साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट अर्न भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि खुश मत हो, अभी तो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें ये लॉकर पता है, इस लॉकर के अंदर तुम्हारे डैड ने सीक्रेट डेटास एंड टेक्नोलॉजिकल डेटा सेव कर रखे हैं, जिसकी वैल्यू 1 बिलियन से भी ज़्यादा है और हमें यहाँ पर इसे कैसे भी कर ओपन करना होगा। मैंने सभी पासकोड्स ट्राई कर दी लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। तुम दिमाग पर जोर लगाओ, क्या मरने से पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ कहा था? जेनी बताते कि ऐसी कोई भी बातें उसे याद नहीं है एंड मिस्टर वैंग बड़े फ्यूरियस से समझाते कि नहीं, जैसे भी करके जेनी को याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जेनी बोलते कि मुझे सचमुच कुछ आइडिया नहीं है मिस्टर वैंग, लेकिन मैं अपने डैड के बिलोंगिंग्स को देखूंगी, शायद कुछ रास्ता मिल जाए और मैं तुरंत आकर आपको बता दूंगी। वो कहते कि ज़रूर, और मेक श्योर करना ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए तुम्हारे और मेरे बीच, क्योंकि सिर्फ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन उनके इस एक्शन से तो जेनी समझ जाती कि वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं बचे हैं। जेनी यहाँ पर इवेंट में गई होती है जहाँ पर वो मौका देखने के लिए गई थी, लेकिन तब तक उसे यहाँ पर उसकी क्लासमेट्स मिल जाती है जो कि उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि जेनी तो एक शुगर डैडी के साथ है जो कि उसकी मदद कर रहा है उसकी कंपनी को संभालने में। जेनी कहती कि तुम्हें आधी अधूरी बात कौन बताता है, शुगर डैडी तो जरूर मेरे पास है, लेकिन वो ओल्ड एंड अगली रही है, वो बहुत ही हैंडसम है। तब तक किम आकर उसकी बातों को सुन जाता एंड स्टाफ आ जाता है जेनी को बुलाने के लिए, जहाँ पर वह जैसे किम के पास जाती है किम यहाँ पर उसे शांति वाली जगह पर लेकर चला जाता है पर्सनली बात करने के लिए एंड यहाँ पर वो जेनी को वो की सच्चाई बताने के लिए आया था। जेनी कहते कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ देखकर मैं जेलस फील करूंगी, लेकिन मनी मन जेनी ये सोच रही थी कि कहीं किम तो जेलस फील नहीं कर जा, तो वो उसे क्लियरली कह दी थी कि इन सभी चीज़ों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता एंड किम अगर उसके पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं वैंग को जो कि आधी रात को उस ऑफिस में जाता है एंड देखता है कि वो लॉकर तो खुला हुआ है और उसे लगने लग जाता है कि शायद से सब कुछ यहाँ पर जेनी ने किया होगा। वो सब कुछ लेकर अकेले ही भागना चाहती है, प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तब तक यहाँ पर जेनी को कोई किडनैप कर लेता है एंड जेनी को वार्निंग देता है कि जो जो सवाल पूछा जाए उन सभी चीज़ों का यहाँ पर चुपचाप जेनी को आंसर करना होगा, वरना जेनी की लाइफ यहाँ पर खतरे में आ सकती है। जेनी उस किडनैपर से तो एक चीज़ समझ जाती है कि ज़रूर वो किडनैपर उसे पर्सनली जानता है, इसलिए यहाँ पर उसने उसका नाम इतने प्रॉपरली बुलाया है। वही दूसरा यहाँ पर किम जब घर पर पहुँचता है तो वो स्टाफ से जेनी के बारे में पूछने लगता है। स्टाफ कहते कि वो तो आप ही के साथ इवेंट में गई थी एंड मैडम अभी तक वापस लौटी नहीं है एंड किम को यहाँ पर घबराहट सी होने लगती है।
वही दूसरी ओर जेनी का गला वो किडनैपर दबा रहा होता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वो लॉकर के सभी फाइल्स हैं कहाँ पर। एंड इन चीज़ों के बारे में जेनी का कोई भी अता पता नहीं था। वो सिर्फ सच्ची सच्ची सारे आंसर कर रही थी, पर उस किडनैपर को लग रहा था कि जेनी झूठ बोल रही है एंड यहाँ पर वो सच बोलने के रेडी नहीं है, इसलिए वो उसे और डरा रहा होता है। लेकिन इसके पहले की चीज़ें और क्रूशल हो जाए, सीरियस हो जाए, तब तक वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें लेकर किम आया होता है जेनी को सेव करने के लिए। एंड यहाँ पर किम का गुस्सा बहुत ज़्यादा था जब उसे पता चलता है कि जेनी के गले पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो उस किडनैपर के हैं। तो वो उसका फेस मास्क निकाल कर उसे बहुत पिटता है, इतना कि जेनी को खुद यहाँ पर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। जेनी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि किम उसे लेकर इतना प्रोटेक्टिव हो सकता है, उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर सकता है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठ कर जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर किम पता लगा लेता है कि आखिर उस किडनैपर को किसने भेजा हुआ था, यानी कि उस वैंक के लिए। वैंक से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसी सभी बातें वो कहने लग जाता है। वैंक तो यहाँ पर किम से गिड़गिड़ा कर पैक कर नील और कर माफ़ी भी मांगता है, बट किम उसे माफ़ करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। वैंक से वो पूछने लग जाता है कि आखिर उसे ऐसा कुछ क्यों किया। एंड वैंक फिर यहाँ पर उसे उस लॉकर के बारे में बताने लग जाता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जहाँ पर वो मिस्टर ही से मिलने के लाई थी, वो पर्सन जो कि यहाँ पर उसी कंपनी को एक्वायर करने वाला है 1 बिलियन में। एंड वो क्लब आ जाती है उससे बातचीत करने के लिए। वो बड़े ही पोलाइटली जाकर मिस्टर ही से कहती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है। ही वहाँ से सभी को जाने के लिए कहता है। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें बहुत खुशी हो रही है कि 1 बिलियन दे के मैं तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूँ। जेनी कहती कि नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पर और भी अच्छी डील लेकर आई हूँ, आपको 1 बिलियन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे यहाँ पर 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट दीजिए। ये मेरी टेक्नोलॉजिकल डेटा है, इसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर 50 मिलियन के बदले उसका 5 गुना इन रिटर्न दे सकती हूँ। ये सब कुछ सुनकर ही कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत इंप्रेसिव हो, मैं सोच समझ कर तुम्हें जवाब दे दूंगा। जेनी कहती कि माफ़ करना, डील के समय यहाँ पर ड्रिंक करना ज़रूरी होता है, पर मैं ड्रिंक नहीं करती, इसलिए यहाँ पर वो ड्रिंक के बदले जूस के साथ में चीयर्स करती है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर ही तो किम को सीधा कॉल लगा लेता है एंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत स्मार्ट एंड फ्यूरियस है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। किम कहने लग जाता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एंड ही उसे बताता है कि वो क्लब में आई थी मुझसे एक्विजिशन की बात करने के लिए और वो बहुत स्मार्ट है। वो कुछ कह रही थी कि 1 बिलियन में उसकी कंपनी एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहती है और उसके बदले भी मुझे 5 गुना भी रिटर्न देगी और वो टेक्नोलॉजिकल डेटास भी लेकर आई है। किम कहता है कि 1 सेकेंड, क्या वो क्लब में है? ही कहता है कि हाँ एंड वो तुरंत ही यहाँ पर उसका एड्रेस मांग लेता है। वही दूसरा जब यहाँ पर जेनी कॉरिडोर से जा रही थी तब कुछ गुंडे आकर उसके साथ जबरदस्ती उसे ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते। जेनी जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ा रही थी लेकिन वो नहीं कर पाती एंड तब तक वहाँ पर किम आ जाता है उसे सेव करने के लिए। लेकिन ये गुंडे तो यहाँ पर रॉड से उसके पैरों पे भी मार देते हैं, उसकी वीकनेस पर, जहाँ बेचारा अब खराब ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसके पहले कि वो लोग उसके सर पर वार करे, जेनी कांच की बोतल लेकर उसी के सर पर मार देती है और वो लोग जैसे तैसे वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी किम को थैंक यू बोलने लग जाती है उसे सेव करने के लिए एंड किम यहाँ पर उसे यही समझा रहा होता है कि ऐसी जगहों पर उसे अकेले नहीं आना चाहिए। जेनी उसे कहते हैं कि सबसे तुम्हें क्या, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र होने लग गई है। किम कहता है हाँ, इसलिए मैं डिवोर्स नहीं चाहता। जेनी बोलते कि तुम्हें पता है, एक बार को अगर तुमने मेरे बच्चों का अबॉर्ट नहीं किया होता तो शायद से मैं रेडी भी हो जाती तुम्हारे साथ आगे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन उस दिन मैं समझ चुकी थी कि मैं तुम्हारे साथ इस शादीशुदा रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। एंड वही दूसरा किम मुझसे बताने लग जाता है कि मिस्टर ही कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है, जहाँ पर किम ने उसे कहा था उसकी कंपनी को 1 बिलियन में एक्वायर करने के लिए। और ये जानकर यहाँ पर जेनी को बहुत उदास फील होता है, उसे लगने लग जाता है कि वो कितनी बड़ी लूजर है, वो कितना सारे एक्सपेक्टेशंस एंड होप लेकर चल रही है। उसे लग रहा था कि वो सब कुछ खुद से कर रही है, बट नहीं, इन सब के पीछे भी यहाँ पर किम का हाथ है जो कि उसकी मदद कर रहा है। जेनी यहाँ पर उसे कह देती है कि मुझे तुम्हारे चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। किम मुझसे कहता है कि आखिर तुम कब तक यहाँ पर उस फूक के पीछे पड़ी रहोगी, तुम्हें मैंने यहाँ पर फूक की सच्चाई भी बताई कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कि तुम यहाँ पर उससे अटैच्ड हो। जेनी बोलते कि पहली बात, मैंने फूक को इसलिए छोड़ा बिकॉज उसने मुझे बिट्रे किया है, लेकिन हाँ रही बात उसकी और मेरी मेमोरीज की, तो वो बहुत ही अच्छी थी जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। तुम परस्यू करने की बात करते हो, तुम्हें पता भी है कि फू ने मेरे लिए कितने सारे लव लेटर्स लिखे हैं, मुझे कितना सारा टाइम दिया है, मेरे साथ मूवीज़ देखने गया है, मेरे लिए प्लानिंग की है, मेरे हर एक दिन को स्पेशल बनाया है। हाँ, हालांकि इन दिन उसने मुझे बिट्रे कर दिया, लेकिन उसके और मेरे मोमेंट्स एक मेमोरेबल मोमेंट्स है,
किम कहने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो धोखाधड़ी वाली चीज़ें तुम्हें मेमोरेबल लग रही है, वो चीज़ें जिनसे यहाँ पर वो तुम्हें अपने झांसे में फंसा रहा था। एंड तब तक असिस्टेंट आ जाता है जो कि बताता है कि कार रेडी है। जेनी को लग रहा था कि वो भी साथ चलेगी, बट किम बोलता है कि नहीं, तुम अकेले आ जाना, तुम्हें अकेले घूमने का बहुत शौक है ना। एंड वहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर जेनी चिल्लाती रह जाती है। एंड कार में बैठते यहाँ पर वो असिस्टेंट से जेनी के फेवरेट कॉन्सर्ट टिकट्स बुक करने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लंच के दौरान उसे कैफेटेरिया तक पहुँच जाता है और उसे कॉन्सर्ट टिकट से ही लग जाता है। जेनी पहले तो मना करती है, लेकिन जैसे ही वो टिकट्स देखती है उसकी आंखें खोले की खोले रह जाती है, बिकॉज वो उसका फेवरेट कॉन्सर्ट था जिसकी टिकट्स लेने के लिए लोग यहाँ पर महीनों महीनों तक इंतजार करते, फिर भी उनका नंबर नहीं लगता। तो वो उससे पूछते कि ये तुमने कैसे लाया। किम बोलता है वो क्या है ना, वो के पॉप स्टार मेरा अच्छा दोस्त है, तो बस मुझे मिल गया। जेनी बोलती कि बकवास बातें करना बंद करो। ओह, अब मैं अब समझ रही हूँ, तुम ये सब पूछ कर मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। मैं इम्प्रेस होने से रही। इतने में यहाँ पर उसकी क्लासमेट्स आ जाती है जो सोचती कि आखिर जेनी के बगल में कौन खड़ा है। जेनी किम से दूर जाकर बैठती है। किम को लगता है कि जेनी उसे एम्बैरेस फील करे, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि लोग उन दोनों के बारे में मिलकर पूरे दिन बस गॉसिप करते रह जाए। एंड किम उसे उठाकर सभी के सामने ले जा रहा होता है, ये बताने के लिए कि देखो जेनी मेरी वाइफ है। नेक्स्ट यहाँ पर वो ऑफिस में जेनी के लिए पेस्ट्री लेकर आ जाता है। एंड वो लैपटॉप में देखता है जहाँ पर वो अपने डिवोर्स के एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रही थी, जिसे देखते यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी कोशिश कर जाऊँ। जेनी बोलती कि चुप करो, कोशिश, तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया और तुम कोशिश करने की बात कर रहे हो। किम कहते कि देखो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। जेनी बोलती कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं एक माँ बनना चाहती हूँ जिसका हक पूरा मेरे पास है। मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, मैं बच्चों को बॉर्न करूँगी, मैं उनका ख्याल रखूँगी। तुम्हें किसने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा और तुम्हें किसने हक दिया है मेरे बच्चों को मुझसे छीनने का। गुस्से में वहाँ से वो किम को बेच देती है। एंड तब उसे मिस्टर ते से कॉल आता है जो कि उसकी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, जिनसे मिलने के लिए यहाँ पर वो नेक्स्ट डे कैफे में चली जाती है। मिस्टर ते कहते कि मैंने सुना है कि मिस्टर ही आपकी कंपनी को 1 बिलियन में एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जेनी बताती कि वो एक बहुत ही लंबा स्टोरी है जो कि हम फिर से नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि खैर ऐसे भी मुझे इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पर फ्यूचर डील्स को लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारी न्यू टेक्नोलॉजी डेटा में बहुत इंटरेस्ट है, तुम उस पर काम करो और इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हें दूंगा। जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है और उनसे एग्रीमेंट्स भी ले लेती है। एंड ये बात यहाँ पर उड़ते उड़ते पहुँच जाती है किम के पास में। वही दूसरा मिस्टर थे जेनी से कह रहे थे कि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच साइन हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके हस्बैंड मिस्टर किम बेफिजुल को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आए। ये डील आपके साथ है, तो मैं किसी बाहर वाले पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, स्पेशली तुम्हारे हस्बैंड के डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। जेनी यहाँ पर रेडी भी हो जाता है। फिर पता चलता कि किम और ते तो दुश्मन है। किम आकर जेनी पर इस बात को लेकर अपसेटली चीजें शेयर करने लग जाता है। एंड जेनी को गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर स्पाई कर रहा है। एंड किम चाहता था कि जेनी उस डील को ब्रेक कर दे, पर जेनी मना कर देती है। इतने में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है जो आते उसे जोर का थप्पड़ मारती है। ये कहती है कि तुमने हम सबको धोखा दिया, अगर तुम फू के साथ रिलेशनशिप में थी तो तुमने मुझसे पहले कहा क्यों नहीं। मैं तुम्हारी शादी फू के साथ करवाती, किम के साथ करवाकर उसकी लाइफ नहीं खराब करती। जेनी भी यहाँ पर बोलने लग जाती कि अच्छा किम की लाइफ नहीं खराब कर सकती और मेरी लाइफ का क्या। आपको कभी पता था कि आपका बेटा कितना अकड़ू है, कितना इगोइस्टिक है। मैं उसके साथ रोज रोज जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी डर डर कर, तब आपको मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं ये शादी करना भी चाहती हूँ या फिर नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पर एक बच्चे से मतलब था, क्योंकि आपने अपने खुद के बच्चे में एक्सपेक्टेशंस खो दी थी कि वो जीने से रहा, इसलिए आप यहाँ पर किम की संतान चाहती थी ताकि आप उसे आगे बढ़ा सके। और अब बोलिएगा मत कि आप अपने आप से झूठ बोल रही हैं। आंटी को और गुस्सा आ जाता है कि वो उन्हें इतना उल्टा जवाब दे रही है जो कि कड़वा सच होता है। एंड वो चाहती थी कि जेनी अब इस घर की बहू न रहे। जेनी बोलते कि ठीक है, तो अपने बेटे से कहते ना कि पेपर साइन कर कर मुझे भेज दे, मैं चुपचाप साइन कर दूंगी बिना सोचे समझे। एंड वहाँ से वो चली जाती है। जहाँ पर आंटी किम से रिक्वेस्ट कर रही हो तो उसे डिवोर्स देने की, बट किम मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं जानता हूँ हमारी फैमिली में जो भी रिश्ते बने हैं वो सब टूट गया है, लेकिन इस रिश्ते को मॉम मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, मैं जेनी का साइड नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनी यहाँ पर घर पर होती है जहाँ पर वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि वो फिलहाल यहाँ पर 4th मंथ स्टार्ट करने वाली है। एंड धीरे धीरे उसका पहले पता जाएगा तो फिर ऑब्वियस हो जाएगा और किम को तो स्पेशली पता ही चल जाएगा। तब तक वहाँ पर किम खुद ही आ जाता है। जेनी उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम अपना कॉल पिक नहीं कर रही थी, इसलिए मैं बस चेक करने आया था कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। जेनी उसे बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड वहाँ से वो उसे जाने के लिए कहती है।
किम उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो। जानी बोलती कि एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि वो बच्चा यहाँ पर फूका था, लेकिन व्हाट इफ मैं तुमसे कहूँ कि ये बच्चे तुम्हारे थे, तो क्या तभी भी तुम उनकी जान ले लोगे। एंड हमें यहाँ पर किम की लाइफ का सबसे खतरनाक सीन दिखाया जाता है, बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग सीन। जब यहाँ पर किम छोटा था तब उसके डैड उसे हमेशा मारते थे, हमेशा यही कहते थे कि उन्हें जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा एक ऐसे बच्चे को जन्म देने का। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर किम भी घबराता है कि वो अपने फादर की तरह है और वो एक अच्छा फादर कभी नहीं बन सकता, इसलिए बेहतर होगा अगर वो चाइल्डलेस रहे तो। एंड इन रिस्पॉन्स यहाँ पर वो जानी से कह देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी उस चाइल्ड को बर्थ होने देने नहीं देता। जिसे सुनकर यहाँ पर जानी का गुस्सा और बदल जाता है, वो कहती कि तुम ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। एंड दरवाजा बंद कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एंड जहाँ पर वो से बारिश में पूरा टाइम खड़े होना पड़ता है, लेकिन फिर भी जानी वो ओपन नहीं करती, बिकॉज वो पर्सन जो कि बच्चों को लेकर दया नहीं दिखा सकता, वो किसी की भी सिंपैथी नहीं ले सकता। वही दूसरा यहाँ पर वो डिवोर्स पेपर्स को फिल करी थी कि तब तक उसे देखा कॉल आ जाता है जो कि उसे कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पर फादरलेस होंगे। ये सुनकर जानी को कुछ समझ नहीं आता, वो नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए चली जाती है। तब यहाँ पर थे उसे कहते कि देखो आई नो कि तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो एंड मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को इस दुनिया में आने का एक रीज़न मिले, उन्हें फुल पेरेंटिंग मिले, इसलिए यहाँ पर बिजनेस प्रपोजल के साथ साथ हम ये प्रपोजल भी आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर जेनी एक चीज़ से समझ जाती है कि सब कुछ ते जेनी के लिए नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर शीन जेनी को देखती है वो गुस्से में उसके पास चली जाती है, बिकॉज जेनी की वजह से किम ने उसे ऑफिस से निकाल दिया था एंड वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। जेनी भी उसे नहीं छोड़ती, वो उसे एक दो थप्पड़ लगा कर देती है उसकी बदतमीजी के लिए। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, यानी कि ते और शीन। यहाँ पर ते शीन को रोक रहा होता है, वही दूसरा शीन जेनी पर चिल्ला रही थी कि आखिर तुमने पूरा दिन उस बेचारे को पूरी रात बारिश में खड़ा रखा, तुम्हें पता भी है कि उसकी हालत कैसी है। लेकिन जेनी उस चीज़ को इग्नोर करके जाने लग जाती है। ते यहाँ पर उसे रोकता है एंड उसे वो ऑफर करता है। जेनी कहते कि देखो ये सब कुछ तुम मेरे लिए तो नहीं कर रहे, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। ते बोलता है कि मैं ऑनेस्ट रहूँगा, मुझे बिजनेस से मतलब है, फिलहाल हमारे मार्केट में सबसे आगे किम है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी की मदद से जो सेकंड पोजीशन पे मैं हूँ मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊँ। जेनी बोलती कि अच्छा तो मेरे ही हाथों से मेरी हस्बैंड का तुम लॉस करवाना चाहते हो, शायद ये कभी नहीं हो सकता। एंड वहाँ से वो जाने लग जाती है। वही दूसरों से शीन की बात याद आ रही होती है, बारिश वाली, एंड वो घर पर चली जाती है जहाँ पर वो किम के बारे में पूछती है। स्टाफ बताते कि सर कंटिन्यूसली आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन जब वो जाती है तब शीन उसका ध्यान रखती है एंड वो समझ जाती है कि जेनी की तो यहाँ पर जरूरत है नहीं। वो अपना लगेज लेकर जाने लगता है। शीन जैसे उसे देखती है वो वास लेकर उसके पेट पर हमला करने वाली थी, लेकिन सही समय रहते जेनी उसे अपने आप से दूर कर देती है धक्का मारकर। किम के आते ही यहाँ पर शीन का झूठ बोलना शुरू हो जाता है एंड एज अ गुड हस्बैंड किम को पता होता है कि शीन झूठ बोल रही है, वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। जेनी बोलते कि तुम दोनों मिलकर ड्रामा कर सकते हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, एंड वहाँ से वो चली जाती है। वह दोस्त यहाँ पर शाम को किम आता है जेनी से बात करने के लिए, पर जेनी उसे क्लियरली कह देती है कि वो कुछ बात नहीं करना चाहती, लेकिन किम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बस थोड़ी सी बात करेगा। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है ताकि यहाँ पर जेनी उसकी बात मान ले, लेकिन जेनी उसे वहाँ से दफा होने के लिए कह देती है बिकॉज वो उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ते और शीन दोनों मिले हुए थे। यहाँ पर ते शीन से कहता है कि जितना कह रहा बस इतना करती जाओ, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए एंड मैं जो चाहता हूँ वो होकर रहेगा। वही दोस्त यहाँ पर होती है जेनी जो कि जा रही थी ते के साथ मिल के एक इवेंट में। जब किम को ये बात पता चलती है वो समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ तो काला है। जेनी वही दूसरा सोच रही होती कि बार बार उसके फ़ोन का सिग्नल कैसे चला जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड किम था जो कि यहाँ पर जेनी को बचाने के लिए उसी के घर पहुँच जाता है जहाँ पर कोई इवेंट नहीं हो रहा था। जेनी यहाँ पर सिग्नल के लिए बाहर आती है, तब किम का असिस्टेंट उसे मिलता है और उसे समझ आता है कि किम तो अंदर खतरे में है, तो वो लोग तुरंत ही अंदर जाते हैं। एंड यहाँ पर किम बहुत स्मार्ट था, जो पानी का ग्लास उसे दिया जाता है वो पीता नहीं बल्कि गिरा देता है बिकॉज उसे पता था उसमें कुछ मिला हुआ होगा। एंड ठीक वैसा ही होता है जहाँ पर वो गार्ड आकर उसे लड़ने लग जाता है एंड इसी चक्कर में यहाँ पर उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है नाइफ से। जेनी जैसे ही वहाँ पर आती है उसे बहुत रिग्रेट होता है कि आखिर वो बाहर क्यों निकली, किम उसे बचाने के लिए आया था और वो खुद ही इतने बड़े खतरे में पहुँच चुका है। लेकिन खतरा यहाँ पर खत्म नहीं होता, वहाँ पर तो शीन पहुंच जाती है इंजेक्शन के साथ में, और जेनी जैसे उसे देखती वो इंजेक्शन यहाँ पर वो जेनी को मारने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पर असिस्टेंट जाकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद भी यहाँ पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी किम को एक मौका देना चाहती थी,
एंड यहाँ पर वो उससे एक सवाल पूछती है जिस सवाल के बेसिस पर वो अपना डिसीजन लेना चाहती थी। वो सवाल बहुत सिंपल सा था, क्या अगर वो बच्चे अभी भी जिंदा होते तो क्या किम उनके साथ अपना फ्यूचर देखता। किम का जवाब एज यूजुअल नो ही था एंड जेनी को अपना जवाब मिल जाता है जो कि नो होता है। वो कहते कि माफ़ करना, ये मेरा आखिरी सवाल था, अब ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी ना तुम मुझे। किम भी वहाँ से उसे कुछ बोलता नहीं ना ही रोकता है एंड जेनी वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा पता चलता है कि शीन के साथ साथ यहाँ पर टी को भी अरेस्ट कर लिया गया है एंड यहाँ पर आंटी जैसी जेनी को देखते वो कुछ सिम्बल से जाने के लिए कहती है। जेनी चुपचाप यहाँ पर डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट कर देती है और एग्रीमेंट्स एंड वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर किम को आंटी वो सर्टिफिकेट्स और पेपर्स दे देती है, जो कि यहाँ पर किम साइन तो करना चाहता है लेकिन उसका दिल रेडी नहीं है एंड इसके अंदर से यहाँ पर एक लेटर निकलता है, एक ऐसा लेटर जो कि यहाँ पर जेनी ने किम के लिए लिखा था। जेनी वहाँ से जाने की फुल तैयारी में थी एंड किम ये लेटर को पढ़ रहा था, जहाँ पर जेनी को पता है कि वो जो लड़की उस फोटोग्राफ में किम ज़रूर उसे पसंद करता है एंड इसलिए जेनी चाहती है कि वो जैसा मिसट्रीट जेनी को करता है वो होपफुली वैसा ट्रीट उस लड़की को बिल्कुल ना करे, बिकॉज ऐसे कोई लड़की उसकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगी और उसे कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। ऐसे लड़कों को यहाँ पर बड़ा रेड फ्लैग कहा जाता है और उसने जो कुछ भी लिखा था यहाँ पर किम की अच्छे के लिए लिखा था, ताकि किम फ्यूचर में वैसा ना रहे और किसी को मिसट्रीट ना करे, उसकी लाइफ भी अच्छे से सेटल हो सके। वो सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर वो बहुत रोने लग जाता है एंड यहाँ पर जेनी फाइनली ये पूरा घर छोड़कर जा चुकी थी एंड इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी ने क्यूट से ट्विंस को बर्थ दिया था, एक लड़की और एक लड़का। वही दूसरे यहाँ पर वो किम से मिलने के लिए भी तैयार थी क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लिया जो नहीं है। किम को भी यहाँ पर जानकारी पहुंच जाती है कि जेनी आ चुकी है एंड वो उससे मिलना चाहती है। किम उसे मिलने जाता तो है लेकिन वो हाईली ड्रंक थी। वो उसे देखकर कहने लगती कि सचमुच एमी की आंखें तुम्हारी तरह और एमी की स्माइल तुम्हारी तरह है। किम को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों है कौन। उसे लगने लगता कि शायद से ये बहुत ड्रंक है इसलिए हेलुसिनेट कर रही होगी, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी जेनी उठती है वो हैरान हो जाती है बिकॉज दोनों के दोनों बेड पर जो पड़े हुए थे वो तुरंत ही जाकर चेंज करते वहाँ से भागने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन किम आ जाता है एंड यहाँ पर जेनी को कंटिन्यूसली घर से कॉल आ रहे थे, जिससे किम को समझ आ जाता है कि किसी के साथ तो जेनी रह रही है बट किसके साथ ये उसे पता नहीं होता। किम जेनी को क्लियरली कह देता है कि वो डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लेने आएगा जब तक जेनी उसे अपने घर नहीं बुलाती। जेनी कहती कि मतलब ऐसे जिंदगी जियो एंड यहाँ से वो चली जाती है। वह दूसरे यहाँ पर जेनी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ता है अपनी एक फ्रेंड के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात किम से होती है एंड उस समय यहाँ पर वो अपने बच्चों को देख पाता है, जिसे देखकर यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत गुस्से में होगा, उसे बहुत ज़्यादा मारने का मन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो उन बच्चों को देखकर बहुत खुश था। वह दूसरे वो जेनी के साथ बैठा एंड फाइनली अब जाकर यहाँ पर वो उसे बात बताता कि वो उन पास्ट ट्रॉमास को लेकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में था। वो नहीं चाहता था कि वो एक ऐसी फैमिली बनाए, वो एक ऐसा डैड बने जो कि उसके डैड थे। जेनी भी यहाँ पर उसे समझाती कि किम अलग है, उसके डैड अलग है एंड वो दुनिया का सबसे बेस्ट डैड बनकर दिखाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर दोनों राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए। एबी और एमी ऐसे पहले बच्चे होंगे जो कि अपने मॉम डैड की शादी में होंगे एंड इसी हैप्पी वेडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।